हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर साल इससे 15 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं। ठीक है, तो आइए हम प्रमुख घटनाएं देखते हैं जिससे आंदोलन में विकास हुआ। ठीक है, पहला घटना है 1857 की क्रांति। जो पहला घटना था 1857 में जो क्रांति हुई उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम धार्मिक जागरण। धार्मिक जागरण में कौन कौन सा था? ब्राह्म समाज था, फिर आर्य समाज था, फिर थियोसोफिकल सोसाइटी थी, फिर रामकृष्ण मिशन योजना। ठीक है, इस सब के बारे में हम पूरा डिटेल के ऊपर बात करेंगे आगे स्लाइड में। ठीक है, बात करेंगे पश्चात शिक्षा एवं संस्कृति का प्रभाव क्या रहा। जो भारतीय में शिक्षा का प्रसार हुआ, जो वेस्टर्न एजुकेशन के नाम से जाना जाता है, उसका क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, बात करेंगे यातायात का विकास, उस पर हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रेस एवं साहित्य का जो विकास हुआ तो क्या असर पड़ा आंदोलन के ऊपर, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। फिर सिविल सर्विस परीक्षाओं में निषेध रखा गया, भारतीयों को उच्च पदों से दूर रखा गया, इस पे हम बात करेंगे क्यों दूर रखा गया, कैसे दूर रखा गया। ठीक है, देश का आर्थिक शोषण प्रारंभ हो गया था, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। ठीक है, लॉर्ड लिटन की दयानंद नीति। एक बार आप इस सारे टॉपिक को देख लीजिए, जो जो इम्पोर्टेंट है सारे इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऐसे एग्जाम में लिख के आते हैं तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आइए हम अगले स्लाइड में हम चलते हैं। चलिए ठीक है, पहला टॉपिक है 1857 क्रांति। इसके बारे में हम जानते हैं ये क्या थी। तो भारतीय क्रांति बड़ी सीमा तक एक व्यापक और आर्थिक राजनीति के असंतोष की अभिव्यक्ति थी। सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जन विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता के रूप में परिवर्तित हो गया, लेकिन कुछ कारणों से असफल रहा। अब ये क्रांति हुई क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। ये सैनिक विद्रोह था। 1857 की क्रांति एक सैनिक विद्रोह थी। क्या था सैनिक विद्रोह? जो पहले कारतूस थे वो सुगर के मांस और शुगर के चर्बी और गाय की चर्बी से बनाया जाता था। ठीक है, और जो हिंदू मुस्लिम थे उनका धर्म भ्रष्ट हो रहा था क्योंकि कारतूस दांत से खींचना पड़ता है। ठीक है, जिसके कारण ये विद्रोह हुआ और ये विद्रोह इतना बड़ा हुआ कि ये राष्ट्रीय आंदोलन में परिवर्तित हो गया। कुछ कारणों से असफल रहा, लेकिन अंग्रेजों को ये बता दिया कि वो अधिक समय तक भारतीयों को गुलाम नहीं रख सकते। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक में। दूसरा टॉपिक क्या है? धार्मिक जागरण। धार्मिक जागरण क्या था? पहले सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, ठीक है, जितने भी हैं इसमें कई कुटरता आ गई थी, कई कुरु मतलब धर्म में आ चुका था जिसमें सुधार करना अनिवार्य था। तो इसमें हम बात करेंगे प्राचीन काल के राज्य के समस्त कार्य धर्म के अनुसार होते थे। यहाँ पे देखिए कार कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। ये जो का लिखा है ना, यहाँ पे कार होगा। ठीक है, धर्म के अनुसार किए जाते थे। आधुनिक युग में महात्मा गांधी ने भी धर्म को राजनीतिक आधार बताया है। अब कोई भी कार्य धार्मिक में जोड़ दिया जाता था, जिसके कारण लोगों को मानना अनिवार्य होता था, क्योंकि हर व्यक्ति अपने धर्म से, जिस धर्म से वो जुड़ा है, उसका बात मानने के लिए वो बाध्य है। ठीक है, तो इसके आधार पर वो धार्मिक में सुधार लाना जरूरी हो गया था, अनिवार्य हो गया था। ठीक है, तो पहला हम ब्राह्मण समाज की अगर हम बात करें तो समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा 1828 में हुई। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हिंदू जातियों को नया मार्ग दिखाया। उन्होंने बताया कि नए नए चीजों को बताया, अच्छे चीजों को बताया, हिंदू जो धर्म है उसकी अच्छी चीजों को बताया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, उसमें बुराइयों को दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। बुराइयां क्या थी? सती प्रथा, छुआछूत, ऐसे अनेक बुराइयां थी जिन्होंने दूर करना, और उन्होंने हिंसा का मार्ग त्यागने की बात भी की, क्योंकि धर्म हमें हमेशा इसे, हर धर्म में हमें ये सिखाता कि आप हिंसा न करो। ठीक है, तो आइए हम बात करेंगे। अगर चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आगे आर्य समाज ने क्या किया, आंदोलन के मतलब मुख्य भूमिका क्या थी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना करते हैं। इन्होंने वेदों की ओर, वेदों की अच्छी बातों को बताया कि वेद की अच्छी बात, चार हमारे वेद हैं, आपको पता ही है, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये हमारे वेद भी है। ठीक है, तो इसमें हम उन्होंने बताया, इसकी अच्छी बातों को बताया, जिसमें चार वर्ण है, जिस छुआछूत को दूर करने की बात हुई। और उन्होंने क्या किया, सबको सामने प्रस्तुत किया। उन्होंने, यहाँ पे गलत हो गया है थोड़ा सा, तो यहाँ पे होगा वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। ठीक है, याद रखिएगा, वेदों की ओर लौटने का नारा दिया। ठीक है, और उन्होंने वेदों की अच्छी बातों को बताया जिससे कुछ बुराइयां दूर हों और सब एक दूसरे से मिलजुल के रहने लगे, और अपने अपने जो मातृत्व है, अपने जो अपने लोग हैं, भारतीय हैं, उनके बारे में उदारदायी रहें और एक दूसरे के समझे, एक दूसरे के दुख दर्द समझे। ठीक है, ऐसी भावना थी।
आइए हम बात करते हैं आगे। जो हमारा सोसाइटी आता है उसे थियोसॉफिकल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन में थियोसॉफिकल सोसाइटी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। ये धार्मिक और जो सामाजिक था इसमें सुधार लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाया। इसकी स्थापना जो है ब्लेवत्स्की ने किया था, ठीक है, इन्होंने किया था इसकी स्थापना। और हम बात करेंगे 1894 में, ये याद रखिएगा 1894 श्रीमती एनी बेसेंट ने इसकी सदस्य बनी, ठीक है, यहाँ पे ये नी कर लीजिएगा। और उन्होंने सोसाइटी में प्रशंसिक कार्य किए, ठीक है। अब बात जो ये जुड़ी उसमें 1894 में एनी बेसेंट ने जुड़ा और उन्होंने धार्मिक और सामाजिक सुधार में अनेक प्रकार के कार्य किए, ठीक है। अब बात करते हैं रामकृष्ण मिशन योजना के बारे में। ये क्या था? ये भी योजना था जिन्होंने हमें भारत की संस्कृति को देश विदेश लाने में पहुंचाने में बहुत मदद किया। ये जो समाज था इसकी स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी द्वारा 1886 में की गई थी। भारतवासियों को उनकी प्राचीन परंपराओं को गौरव तथा अभियान की झांकी दिखाई। अब देखो, गौरव और अभियान की झांकी पूरे देश में बताया गया, पूरे विश्व में कई, जापान हो गया, अमेरिका हो गया, ऐसे ऐसे जगहों में प्रचार किया गया जो क्या नाम है, हिंदू संस्कृति को। अब किसने किया? स्वामी विवेकानंद जी ने। आपको पता ही है वो कितने प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, कितने अच्छे व्यक्ति थे, ठीक है। तो होप आशा करता हूँ कि आपको ये जो सुधार हुए हैं अच्छे समझ में आएंगे। एक बार स्लाइड आप लोग पढ़ लीजिएगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो हम इसमें देखते हैं शिक्षा और संस्कृति का प्रभाव। अब जब शिक्षा का विस्तार होता है, जब शिक्षा बढ़ती है तो हम एक अच्छे नागरिक बनते हैं, एक अच्छा चीज सीखते हैं, ठीक है। तो वही हुआ भारतीयों के साथ। अंग्रेज चाहते थे कि भारतीयों को शिक्षा प्रदान किए कि वो हमारे कर्मचारी बन के हमारा सहयोग करें भारत को लूटने में, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक्चुअली उनके हिसाब से नहीं चलता। हर चीज हर इंसान की तरफ से नहीं होती, कुछ चीजें परिवर्तन हो ही जाती है। तो इसके बारे में हम देखेंगे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्म देने वाला मैकाले है, ठीक है। जो जन्म देता है भारत से शिक्षा को, वो मैकाले के नाम से जाना जाता है। वेस्टर्न एजुकेशन हम पहले कहते हैं कि वहां से मैकाले द्वारा दिया गया है। मैकाले का उद्देश्य भारतीय चेतना को जगाना नहीं था, उसका जड़ मूल नष्ट करना था। वो चाहता था कि जो भारतीय हो वो रक्त से, जाति से, धर्म से वो भारतीय हों, लेकिन उसका जो उनका बुद्धि हो वो अंग्रेज की तरह हो जाए और वो शोषण करना प्रारंभ कर दें, ठीक है। उन्हें क्योंकि कर्मचारी चाहिए था, ठीक है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शिक्षा का दो रूप होता है कि इंसान जब जानकारी प्राप्त करता है तो वो अच्छा और बुरा दोनों उसको समझता है, ठीक है। तो आइए हम पॉइंट देखते हैं इसमें क्या क्या है। चलिए, भारतीयों को अंग्रेजी शिक्षा के द्वारा पश्चात शिक्षा संस्कृति का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने शिक्षा जो पढ़ा तो उन्हें अच्छे और बुरे संस्कृति का ज्ञान हुआ। भारतीयों को एक दूसरे से प्रेम भाव बढ़ा कि हाँ ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ये यहाँ इनके ऊपर भी यही कष्ट हो रहा है, ठीक है। इन्होंने जाना। फिर दूसरा अगर हम देखते हैं तो भारतवासियों ने विचार स्वतंत्रता की भावनाओं की महत्व को समझा। अब भावनाओं की महत्व मतलब किसकी? स्वतंत्रता की। उन्होंने विदेशों में गया, वहां देखा कि ये लोग स्वतंत्र हैं, इनके पे कोई बर्डन नहीं है, कोई कर नहीं लगता। तो उन्होंने सोचा कि क्या नाम है, हमारे साथ ये गलत हो रहा है, हमारे साथ गलत हो रहा है, ठीक है। तो उन्हें पता चला कि हाँ अंग्रेज हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हमारे सुविधाओं को हमसे छीन रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं। भारतवासियों को विदेशी की जनतंत्र शासन प्रणाली के बारे में पता चला। अब देखिए वहां पर जनता की शासन, जनता के द्वारा चुने गए, सबके बारे में उनको जब पता चला कि हाँ, तो उन्होंने ये सोचा कि हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, हमें भी चुनने का अधिकार है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव मतलब हमारे चुने हुए सदस्य जो पार्लियामेंट हर जगह बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। एक राष्ट्रीय भाषा के रूप में विभिन्न प्रांतवासियों आपस में विचार विमर्श करने की में सुविधा हुई, ठीक है। अब देखो हर प्रांति के लोग मतलब विदेश जाकर पढ़ने लगे। लोगों ने समझा, उन्होंने जाना कि हाँ उनकी एक दूसरे की विचार में एक मतलब क्या कहते हैं, एक दूसरे विचार को समझा, अपने विचार को समझाया, ठीक है, अपने विचार को बताया, उनके विचारों को समझा, ठीक है। जिससे क्या हुआ? विकास, आंदोलन में विकास बढ़ा, एक दूसरे के लोगों ने दुख जाना, तकलीफ समझा, ठीक है। तो ये शिक्षा का असर हुआ था। और बात करते हैं शिक्षा। शिक्षा प्राप्ति के लिए विदेश जाना पड़ा। वहाँ की सभ्यता, रहन सहन, स्वतंत्रता, समानता, मातृ भावना की और भारतीयों को बहुत प्रभावित किया। अब देखो सब विदेश जाने लगे, इंग्लैंड जाने लगे, क्योंकि परीक्षा सिविल सर्विस की भी परीक्षा इंग्लिश में होती थी माध्यम से, ठीक है। तो उन्होंने विदेश जाने लगा, वहाँ पे समझा, उन्होंने जाना कि हाँ स्वतंत्रता क्या चीज है, मातृभाषा क्या है। मातृभाषा के लिए लोग लड़ने और मरने के लिए तैयार हो जाते थे।
उन्हें जाना, स्वतंत्रता जाना, भाईचारे को जाना, जिससे क्या हुआ कि जो आंदोलन में बहुत विकास हुआ, शिक्षा से बहुत विकास हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, देखते हैं यातायात का विकास। ये हमारा जो टॉपिक है, ये यातायात का विकास। अब देखिए, एक जगह से दूसरे जगह जुड़ने के लिए हम इस समय किसका इस्तेमाल करते हैं? या तो रेल का करते हैं, ठीक है, या तो जो हमारी बसें हैं उसका इस्तेमाल होता है, नहीं तो फ्लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब तो फोन भी हो गया एक माध्यम, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, यातायात का विकास हुआ, ठीक है। सड़क बनी, रेल डाक बने, यातायात का संचार हुआ, लोगों ने चिट्ठी पत्रिका उस समय बहुत तेजी से चली, ठीक है। साधनों में विकास, राष्ट्रीय भावना में वृद्धि की तथा इसी कारण भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले आपस में बार बार मिलने लगे, जिससे देश के हित में कार्य करने में मदद मिली। अब देखो क्या होता है, जब हमें विकास होता है, जैसे इस समय क्या हो गया, अगर हमें किसी से हाल चाल पूछना हो, हम फोन करते हैं अपने दोस्त के पास, तुरंत पूछते हैं क्या हाल चाल है, ठीक है, कैसे चल रहा है, क्या कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर परेशानी होती तो हम मदद करते हैं, ठीक है। उसी प्रकार उस समय तो हर जगह शोषण होता रहा। जब हर जगह शोषण हो रहा था, तब लोगों ने एक दूसरे को समझा, डाक के माध्यम से, चिट्ठी पत्रिकाओं से माध्यम से, एक दूसरे के घर जाके एक दूसरे की कमियां समझे, उन्होंने समझा कि हर जगह अंग्रेजों ने लूट रहे हैं उन्हें, ठीक है, हर जगह कुरीतियां फैला रहे हैं, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ, एक आक्रोश उत्पन्न हुआ, उन्होंने अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकने का अंदर उन्हें जज्बा आया, जोश आया, ठीक है। ऐसे ही विकास हुआ, यातायात की वजह से प्रभाव पड़ा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार आप पढ़ लीजिएगा जरूर, आपको याद हो जाएगा आसानी से, कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। प्रेस और साहित्य का विकास। अब देखिए क्या होता है, अगर इस समय हम बात करें, इस समय टेलीविजन आ गया, फोन है, तो हम लोग न्यूज टेलीकास्ट सुन लेते हैं, अमेरिका में क्या हो गया, जापान में क्या हो गया। उसी प्रकार उस समय प्रेस और साहित्य का विकास हुआ। लोगों ने, कई समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के जो जड़े हैं उनको उखाड़ फेंकने का कार्य किया। साहित्य में राष्ट्रीय जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका योगदान दिए, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान दिए। भारतीयों में जागरूकता लाने तथा देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को जगाने में प्रेस की भूमिका महत्वपूर्ण रही। कई समाचार पत्रों ने अंग्रेजी समाचारों की जड़ों को हिला दिया, जैसे कि संवाद कौमुदी, इंडियन मिरर, हिंदू, अमृत बाजार आदि। ये ऐसे प्रमुख जो क्या नाम है समाचार पत्र हैं, जो अंग्रेजी शासनों को उखाड़ने में मदद की, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलिए देखते हैं। उसके बाद देखते हैं सिविल सर्विसों में भारतीयों का निषेध। अब सिविल सर्विस मतलब सबसे उच्च पद, सरकारी नौकरी में सबसे उच्च पद माना जाता है शुरू से ही, ठीक है। तो अंग्रेजी शासन की नीति सदैव ही भारतीयों को उच्च पद से दूर रखना था। वो चाहते थे कि इनको न समझ में आए कि उनकी राजनीति कैसे चलती है, उनका कैसा शासन होता है, डिवाइड एंड रूल चलता है, ठीक है। तो उनको भारतीयों को यहाँ तक न पहुंचना देना चाहते थे, ठीक है। तो 1853 में भारतीयों ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किए, जिस पर हजारों व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए। लेकिन लेकिन उस आवेदन पत्र को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ, ठीक है। और क्या हुआ इसमें, प्राचीन नीति की शासन पर आधारित थी। बात करते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा अरविंद घोष। ये दो नाम आप याद रखिएगा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अरविंद घोष, सॉरी अरविंद घोष, इसको मिटा देता हूँ एक सेकेंड। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अरविंद घोष प्रतियोगिता में सफल प्राप्त किए, जो सिविल सर्विस प्रतियोगिता थी उसमें इन्होंने सफलता प्राप्त की। लेकिन फिर सफलता प्राप्त की, परंतु उनकी तकनीकी को गलत बता दिया गया, ठीक है। उनकी तकनीकी को बताया गया कि तकनीकी गलती से इनको सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त सिविल सर्विस परीक्षा में आयु जो था 21 से 19 वर्ष कर दिया गया, और परीक्षा जो इंग्लिश माध्यम में होती थी। अब दूसरी बात, जो भारतीय हैं वो हिंदी माध्यम में पढ़ाई करेंगे, हिंदी माध्यम से पढ़ाई करेंगे, लेकिन अब अंग्रेजी माध्यम हमें देना पड़ा। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये हो गई। फिर 21 वर्ष की उम्र में हम मतलब ग्रेजुएशन, मतलब 12th कंप्लीट करके, 12वीं कंप्लीट करके, ग्रेजुएशन करके, फिर हम सिविल सर्विस परीक्षा में बैठेंगे। लेकिन तब तक उम्र निकल जाती थी लोगों की,
ठीक है। तो 21 वर्ष से कटा के 19 वर्ष कर दिया गया। सबसे बड़ी दमनात्मक नीति ये अपनाई गई। ठीक है। तो सबसे मुश्किल कार्य ये भी किया गया। तो उच्च पदों से भारतीयों को दूर रखा गया। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। हम बात करेंगे भारतीय देश का आर्थिक शोषण। सबसे मुख्य कारण क्या था? आर्थिक शोषण सबसे मुख्य कारण क्या था? हम अगर बात करें कैसे, क्योंकि भूखमरी, पेट ही हर चीज का निवारण होता है। क्योंकि हम भूख के लिए खाने भोजन के लिए ही नौकरी करते हैं, भोजन के लिए ही कोई इंसान कोई कार्य करता है। ठीक है, अगर भोजन न रहे तो कोई इंसान अपना कार्य करेगा ही नहीं। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के उद्देश्य से भारत आई थी। अब देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, अब देखो हमें इतना तक 100 साल तक नहीं पता चला कि हमारे ऊपर कंपनी राज की है। ठीक है, हमारे ऊपर कंपनी राज करके चली गई। तो बात करते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी व्यापार के उद्देश्य से, लेकिन परंतु उसने देश में आर्थिक शोषण प्रारंभ कर दिया, शोषण करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, जनता की गरीबी देश की सबसे बड़ी समस्या थी। उस समय हमारी देश में 17वीं सदी में सोने का चिड़िया कहे वाला जाने वाला भारत 19 सदी में क्या नाम है भरपेट भोजन नहीं प्राप्त कर पाया। ऐसी दुर्दशा आ चुकी थी। अंग्रेजों के देन था ये, और यह अंग्रेजी के आर्थिक शोषण का परिणाम था। ठीक है। तो इतना मतलब दमनात्मक शोषण किया, इतना अधिक शोषण किया जिससे भूखमरी आ चुकी थी। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। चलिए, आपको अच्छे से समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। ये टॉपिक आप ऐसे अगर लिख के आते हैं परीक्षा में तो आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे। आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा अपने देश को समझने के लिए, क्योंकि राजनीति विज्ञान समझने के लिए आपको पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वो एक समय था और आज का एक समय है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है, हम बात करेंगे लाई लिटन की दमनात्मक नीति। सबसे मुख्य भूमिका मैंने पहले ही बता चुका था। अगर हम उच्च पद पे नहीं जा सकते तो कोई सुधार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम एक कलर के रह के कोई सुधार नहीं कर सकते, जितना हम एक डीएम के पद पे रह के सुधार कर सकते हैं। तो वही सिविल सर्विस में जो 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था, सबसे बड़ी जो दमनात्मक नीति की ये भी मानी जाती है। और दूसरी बात, 1870 में अकाल के समय महारानी के लिए एक दरबार आयोजित किया गया, जिसका पूरा खर्च भारतीयों को उठाना पड़ा। अब कितना क्रूर है, हमें भोजन प्राप्त नहीं हो रहा है लेकिन उन्हें पार्टी करनी है। ठीक, कुछ लोग होते हैं कि खाने को नहीं हो रहा है लेकिन पार्टी चाहिए चाहिए, समझ सकते हैं आप। उसके बाद 1870 मतलब 1878 में वारकुलर प्रेस एक्ट पारित करके, ठीक है, इसमें भारतीय संचार पत्र पर कठोर नियंत्रण लगा दिया गया। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, हमें किससे न्यूज मिलता था? पत्रिकाओं से, क्या नाम है, प्रेस से हमें प्राप्त होता था न्यूज। उस देश में मतलब उस राज्य में क्या हुआ है, उस भाग भारत के भाग में क्या हुआ है। लेकिन जब उस पर कंट्रोल हो जाएगा तो वही दिखाया जाएगा, वही बताया जाएगा जो वो चाहते थे। ठीक है, जिससे क्या नाम है हमारा विकास, आंदोलन विकास अधिक तेजी से बढ़ा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा और आप अपने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे और अच्छे सीखेंगे। अंक से कुछ नहीं होता, आपको सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।